उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के हालातों का जायजा लिया और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिले। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान राज्य में आपदा प्रभावित इलाकों के लिए नुकसान झेल रहे लोगों के लिए राहत पैकेज की भी यहाँ घोषणा की है। साथ ही साथ बता दें आपको कि पीएम ने इस बैठक में राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपए सहायता राशि का ऐलान किया है। इसमें पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे हवाई सर्वेक्षण नहीं कर सके। उन्होंने राजधानी देहरादून में ही राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पुनर्वास और पुनः निर्माण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। इससे पहले उन्होंने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया है कि केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। साथ ही साथ प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि धराली में अपना सब कुछ गंवाने वालों के पुनर्वास में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जरूरत पड़ने पर नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। तो पीएम ने उत्तराखंड को दिया है 1200 करोड़ रुपए की राहत पैकेज। बता दें आपको कि 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो दिया गया है ये काफ़ी राहत भरा होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो विस्थापित हैं, उनको वापस पुनर्वास उनका करवाया जाएगा और उसके लिए अगर नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी किया जाएगा। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने की बात कही है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए राहत देने की बात कही है। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, दौरे में क्या कुछ अहम रहा, विस्तार से बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड आए थे और उनका बेसिकली दौरा जो हवाई दौरा था वहाँ दौरा था जहाँ जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, धराली, थराली, इन जगहों पे वो हवाई दौरा करना था उन्होंने, लेकिन मौसम खराब होने के कारण जो है हवाई दौरा नहीं हो सका। फिर उन्होंने जॉलीग्रांट पे ही बैठ के सभी अधिकारियों से बात करी, सभी कुछ आपदा पीड़ित आए थे उनसे मुलाकात करी और उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जितना हो सके सरकार, केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार आपके साथ हर संभव मदद करेगी। जो भी कोई दिक्कत होगी, जो भी कोई परेशानी है आप लोगों की, उनको पूरी तरीके से जो है समझा जाएगा और जिन लोगों को नुकसान हुआ, ये दिक्कतें हुई, उनके लिए पूरी तरह से संवेदनाएं व्यक्त करी है। कुछ लोग हताहत हैं, कुछ लोग लापता हैं, उन लोगों के साथ कहा कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, केंद्र सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है, राज्य सरकार उन लोगों साथ ही उन्होंने जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको 2 लाख रुपए और जिनको जो घायल हुए उनको 50,000 देने की बात करी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी को विस्थापित करने की जरूरत पड़ेगी तो उनको विस्थापित किया जाएगा और जिनके जो है जहाँ पे रहना चाहते हैं वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, उनको मकान की व्यवस्था की जाएगी, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, खाने के पूरे पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके केंद्र व राज्य सरकार सहयोग करे। जी शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। वहीं रुद्रपुर में कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कलेक्ट्रेट के एपीजे सभागार में जनपद के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आरओबी काशीपुर के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के और साथ ही साथ क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत मानसून के बाद तुरंत कराने के निर्देश भी दिए हैं। विद्युत विभाग को सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटना रोकने हेतु लटकती तारों को ठीक करने को भी कहा गया है। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए पाइप व सड़क समस्याओं का समाधान समय पर कराने और ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। बैठक में
अनुपस्थित रहे जिला पूर्ति अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश भी दिया गया है। मनरेगा भुगतान समय पर कराने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खराब सड़कों की मरम्मत का वीडियो रिकॉर्ड कराने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अब तक 25,000 युवाओं का चयन सरकारी सेवा में हुआ है। वहीं कांग्रेस इसको लेकर तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अगर 25,000 नौकरियां दी होती तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र नहीं बांटने पड़ते, और ये पहली बार देखने को मिला है जब मुख्यमंत्री किसी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वरना हमेशा हेड ऑफ डिपार्टमेंट देते थे। अब ये केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। महारा ने कहा कि इतना है कि तो एक श्वेत पत्र जारी करें और 25,000 नौकरियां दी गई है, इसके लिए श्वेत पत्र जारी करें। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जसपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम पर जिलाधिकारी जहां उप जिलाधिकारी जसपुर को सौंप दिया है। बता दें आपको कि विधायक आदेश चौहान ने बताया है कि उप जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। 25 वर्ष इस प्रदेश को बने हुए हो गए हैं और 8 साल उन्हें भी विधायक बने हुए हो गए हैं। ये मांगे शुरू से ही उनके द्वारा उठाई गई हैं और इन मांगों को लेकर राज्यपाल सरकार को निर्देशित करें। जो स्थापना दिवस आने वाला है उसमें इन मांगों को रखा जाए, जिसमें पहली मांग रोडवेज बस स्टैंड की है। बस स्टैंड ना होने से धूप हो, बरसात हो, ठंड हो या फिर बच्चे बुजुर्ग बीमार सभी सड़कों पर खड़े रहते हैं। बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, बसों का इंतज़ार करते रहते हैं और जिससे दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। दूसरा, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, जो कि कॉलेज बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, उनको बाहर ना जाना पड़े। और एक जसपुर में तीर्थनगर डैम एरिया है जिसकी मांग की गई है, उसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाए या किसी ग्राम सभा से जोड़ा जाए, क्योंकि कुछ मूलभूत सुविधाएं जो भारत सरकार से मिलने वाली है, जो राजस्व ग्राम ना होने से इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है। बता दें कि साथ ही ये भी कहा गया है कि जसपुर में गर्मियों में पेयजल की जो समस्या है वो बढ़ जाती है, जो नई आबादी बढ़ चुकी है और उसमें पानी की दिक्कत हो जाती है। एक और जसपुर में स्टेडियम की मांग है, तो वहीं कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हुआ था लेकिन इस सरकार ने निरस्त कर दिया, उसको भी बहाल करने की मांग यहाँ पर की गई है। अगली खबर का रुख करता है। हरिद्वार में बस अड्डे को शिफ्ट कराने की कवायद के बीच व्यापारी वर्ग ने विरोध कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि बस अड्डा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है और जहां पहले से ही स्थित है वहीं रहना चाहिए और किसी भी कीमत पर वे बस अड्डा शहर के बाहर नहीं जाने देंगे। दरअसल शहर में यातायात के दबाव के चलते प्रशासन बस अड्डे को शिफ्ट करने की सोच रहा है और शहर से बाहर ले जाने की सोच रहा है और इसके लिए कई स्थान पर सर्वे भी हो चुका है। उधर व्यापारियों का कहना है कि बस अड्डा शिफ्ट होने से हर की पौड़ी और तमाम होटल धर्मशाला दूर हो जाएंगे, जिसका बोझ आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि वे किसी भी कीमत पर बस अड्डे को शिफ्ट ना होने देंगे। रुपेश वाले ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रुपेश, बस अड्डे को शिफ्ट करने के विरोध में लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि आवाज बुलंद की जा रही है, क्या कुछ इन लोगों का कहना है, विस्तार से बताएं। देखिए नेहा, ये बात तब से चल पड़ी है जब से कुंभ मेला प्रशासन की ओर से बस अड्डे के लिए जगजीतपुर क्षेत्र में जो एक नगर निगम की जगह है मौजूद, उसे अधिग्रहित करने के लिए कुछ पत्राचार किया गया है। उसके बाद से ये बात चल पड़ी है। तो जब इस पत्राचार का जो पत्र है वो लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया तो लोगों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और उनका साफ साफ कहना ये था कि
हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आमने सामने है, तो ऐसे में अगर यहाँ से हरिद्वार मुख्य शहर से बस स्टैंड कहीं अन्यत्र जगह शिफ्ट होता है तो उसका सीधे सीधे नुकसान जो है वो व्यापारियों को होगा। लेकिन इस विषय में जब जिला प्रशासन से बात की गई तो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना साफ साफ ये था कि एक प्रकार की कोई योजना नहीं बन रही है। जो जगदीशपुर क्षेत्र में बस स्टैंड बनाया जाएगा वो कुंभ मेले के लिए अस्थायी बस स्टैंड के रूप में बनाया जाना है। लेकिन व्यापारी जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन भी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं और वो अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। उनकी 3 बजे प्रेस वार्ता भी है, तो उनसे इस विषय में जब पूछताछ की जाएगी तो तब स्थिति कुछ बिल्कुल क्लियर हो पाएगी कि आखिर मामला है क्या। लेकिन जो स्थानीय व्यापारी हैं वो लगातार इसके विरोध प्रदर्शन में है और उनका साफ साफ कहना ये है कि अगर मुख्य शहर से बस स्टैंड कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया गया तो इसका सीधे सीधे नुकसान व्यापारियों को होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून स्वास्थ्य महकमे द्वारा ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जिले में पिछले 4 महीने में कुल 81 जच्चा बच्चा की मौतें दर्ज की गई है। इन मौतों में 63 मौतें जो हैं बताई जा रहा है क्या कि इसमें 63 मौतें महिलाएं की हुई है और 18 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। दरअसल बता दें आपको, मृत बच्चों की उम्र 0 से 5 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सीएमओ देहरादून ने कहा है कि इस आंकड़े को जिले के संदर्भ में सबसे कम माना जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों में आशंका और सवाल बने हुए हैं कि क्या ये संकेत प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 51 जच्चा बच्चा की मौत के संबंध में, उसमें से जो 63 हैं वो हमारे बच्चों की डेथ हुई है, 0 से 5 साल के बच्चों की, और जो 18 जो है वो मातृ मृत्यु जो है वो रिपोर्ट की गई। इस 18 में से सिर्फ जो 6 जो है वो हमारे देहरादून के जो निवासरत जो माताएं थी उनकी डेथ हुई है। बाकी जो 12 हैं वो अन्य या तो जनपदों से हैं या अन्य प्रदेशों से जहाँ इलाज कराने के लिए आई थी वो है। तो इस तरह से हम बात करें तो 6 सिर्फ हमारी मातृ मृत्यु देहरादून जिले की है अंदर की, और 63 जो है हमारी वो बच्चों की 0 to 5 ईयर्स की जो है उसमें वो मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को और तेज करते हुए स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एफडीए मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया है। सचिव ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री के मिशन को युद्ध स्तर पर चलाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ड्रग फ्री उत्तराखंड 2025 केवल नारा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर चल रहा ठोस अभियान भी है, जिसका लक्ष्य सुरक्षित, स्वस्थ और नशा मुक्त समाज का निर्माण है। लगातार ड्राइव्स चला रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी शॉप्स हों या जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, वहाँ पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। और पिछले कुछ महीनों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 450 से भी ज़्यादा जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में, वहाँ पे चेकिंग इत्यादि की कार्रवाई हुई है और लगभग 22 यूनिट्स जो हैं बंद भी किए गए हैं, जहाँ पे इस प्रकार के स्पूरियस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की खबर आई है। और 3 से 5 ऐसे यूनिट्स हैं जो हैं नारकोटिक्स से संबंधित, साइकोट्रोपिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे। और लगातार ये जो हमारी फार्मेसी शॉप्स हैं इन पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है और ये आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के आधार पर ये कार्रवाई चलता रहेगा जब तक हम इसको टोटली निल ना करते। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुमाऊं गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके लिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज भी प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौर में पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है।
मानसून सीजन समाप्त होने के बाद अब कई बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम जो है देहरादून भी एक्टिव हो गया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान जल भराव की स्थिति न बने, इसके लिए लगातार अभियान चलाया गया है और काफी मात्रा में कूड़ा एकत्रित किया गया है, जिसका नतीजा रहा है कि शहर में जल भराव की स्थिति काफी कम रही है। वहीं अब मानसून सीजन समाप्त होने के बाद जो है वो निगम की टीमें लगातार वार्डों में छिड़काव कर रही है, जिससे कि डेंगू या अन्य किसी भी तरह की बीमारी की रोकथाम की जा सके। इस बार जल भराव की शिकायतों में काफी कमी आई है और नगर निगम के द्वारा जो 6 माह में जितने भी नाले खाले हैं उनसे कूड़ा उठाने का कार्य किया गया, 30,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया गया। उसका नतीजा ये रहा कि इस बार जल भराव की स्थिति काफी नियंत्रण में रही, शिकायतें कम रही। परंतु जो ये अब वर्तमान काल है जिसमें कि डेंगू और कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस का एक इंसिडेंस बढ़ता है, उसी को ध्यान में रखते हुए लार्विसाइडल का स्प्रे और फॉगिंग की लगातार कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। इसका रोस्टर बनाया गया है और इसको और इंटेंस मोड में वर्तमान में शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जन जागरूकता कार्यक्रम भी लगातार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ में समन्वय बिठाते हुए नगर निगम भी इस पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। और अगली खबर का हम रुख करते हैं। दरअसल रुड़की के छबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोटवाल में स्कूल में 7 साल के बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोपी दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रकरण आप बता रहे हैं थाना झबेड़ा क्षेत्र का है। एसओ ने मुझे अपडेट दिया था कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ टीचरों के द्वारा क्रूरता बरती गई है, जिसका प्रमाण शायद वो दे रहे हैं। तो मैंने एसओ से उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने को बोला है। तो वो जैसे थाने में आते हैं उसके हिसाब जो यथोचित उसमें सेक्शन बनेगी, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। सर ऐसा क्या कर दिया था बच्चे ने जो इतना ज़्यादा? अब देखिए वही है कि वो होमवर्क नहीं कराया, कुछ शरारत कर रहा था, ऐसा परिजनों का मानना है कि टीचर ने बिना कुछ समझे बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ मारपीट करी है। तो पुलिस के संज्ञान में चीज़ें हैं तो हम लीगली उसमें आगे बढ़ेंगे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया? नहीं, अभी वो प्रकरण संज्ञान में मॉर्निंग आवर में आया है, तो अभी मैं लेटेस्ट अपडेट नहीं ले पाया हूँ, लेकिन पुलिस के संज्ञान में है प्रकरण। शिकायत की गई। सर जी हाँ, तो बता दें कि रुड़की का ये पूरा मामला है जहां पर दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग फिलहाल की जा रही है। विकासनगर क्षेत्र में आए दिन घरों में सांप निकलते रहते हैं, जिसका रेस्क्यू सर्प मित्र आदिल मिर्जा के द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा कई बार आपको बता दें कि कई खतरनाक किंग कोबरा जैसे सांपों को घर से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। उनके इस तरह के कार्य को देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उनको सम्मानित किया और उन्हें शाबाशी भी दी है। ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो कि इतना खतरनाक कार्य करके सांपों को पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए जंगल में छोड़ देते हैं। वहीं आपको बता दें कि सर्प मित्र आदिल मिर्जा के द्वारा अभी तक लोगों के घरों से सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू किया गया है और उनको जंगलों में छोड़ दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया गया है। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए उनका विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।